गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 होगा हम लोगों का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में इससे पहले कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, हम लोग शुरुआत किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट का बेसिक डिफिनीशन से। उसके बाद में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को पढ़े लोग। क्वांटिटी को हम लोग 2 टाइप्स में डिफाइन, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 टाइप्स में डिफाइन किए लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को बताया था कि वो 7 टाइप्स का होता है, जो वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे लोग, जो कि यूनिट 3 टाइप में डिफाइन किया जाता है यूनिट को, CGS, FPS और MKS, जिसे हम लोग SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे। और उसके बाद में हम लोग डायमेंशन फार्मूला का यूज पढ़े थे, जो कि यूनिट कन्वर्सन पढ़े थे। और उसके बाद में डायमेंशन फार्मूला, और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक्चुअली हम लोग ये पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है, वो 2 मैग्नीट्यूड को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, या फिर दोनों साइड इक्वेशन का डायमेंशन सेम हो। ठीक है, तो चलिए, मैं इससे पहले कि आगे का टॉपिक में मैं बढ़ूँ, मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर और यूनिट कन्वर्सन पर। ठीक है, चलिए ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर डिपेंड क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो भी फिजिकल क्वांटिटी हो A + B, इसको तभी हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं जब ये दोनों का डायमेंशन सेम हो। ठीक है, डायमेंशन सेम हो, या फिर मान लीजिए कि 2 इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों तरफ जो इक्वेशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी डायमेंशन सेम हो। ठीक है, तभी हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि ये A + B है। ठीक है, और यहाँ पे X + Y है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। ओके, या फिर B का डायमेंशन या Y का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ पे प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। अगर यहाँ पे A + B होता या यहाँ पे X - Y होता है, तो भी इसका डायमेंशन जो होता है और X का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, B का डायमेंशन और Y का डायमेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ V/A - BU = 80, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ओके, चलिए, देखिए यहाँ पे V जो है ये वेलोसिटी है। मैं आप लोगों को मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे सब क्या है, नहीं तो आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे V जो है ये है वेलोसिटी। ठीक है, ये U जो है ये भी वेलोसिटी ही है। ठीक है, और ये A जो है ये है एक्सेलरेशन। T जो है ये है टाइम। ठीक है, और जो A एंड B है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए,
तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हम लोग चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, आप लोग देख लीजिए लोग, ठीक है। ये भी जो है वेलोसिटी है, यू जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ही है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैं अभी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया उसी के अनुसार से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे v बाई ए है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ए टी को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए टी को इधर ला देता हूँ और ए को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ए को फाइंड करना है तो v बाई क्या होगा, ए टी होगा, ठीक है। तो ये v बाई जो ए टी जो होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t का जो है सेकंड होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड को मीटर बाई सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर t है तो यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। तो एक सेकंड से एक सेकंड हम लोग कैंसिल कर लिए लोग, ठीक है। और फिर मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेकंड जाएगा और नीचे मीटर आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल हो गया तो 1 बचा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए जो होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, m0 l0 और t0। m जो है यहाँ पर मास होगा, l लेंथ होगा और t जो होगा टाइम होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब a का तो डायमेंशन हम लोग का पता चल गया 0 होगा, और b का डायमेंशन फाइंड करते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। देखिए बी यू को भी हम लोग इसी से इक्वेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार यही होता है कि इसको इससे इक्वेट करना है, फिर इसको इससे इक्वेट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और इक्वेशन होता तो उससे इक्वेट कर लेते हैं लोग हम लोग, ठीक है। तो चलिए बी यू को हम लोग 80 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बी का फाइंड करना है, तो बी को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और 80 बाई यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए को क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लोग भी वेलोसिटी ही बोलते हैं। तो वेलोसिटी बाई वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर कट कर 0 हो गया, यानी कि बी का भी जो होगा यही होगा, 0 ही होगा, l0 t0। मतलब कि ये दोनों का जो होगा ये डायमेंशन जो होगा ए एंड बी का डायमेंशन 0 होगा, ठीक है। यही आंसर हो गया आप लोगों का। समझ में आया ना मैं कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके मैं इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो पूरा तरीक़ा से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो एक और बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ही हेल्प से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे v बाई टी स्क्वायर है, a रूट s है, ठीक है, माइनस b है, यही हम लोग का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे v जो है ये वेलोसिटी है, t जो है टाइम है, s जो है ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, और ये b जो है और a जो है इसका हम लोग का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं हम लोग। चलिए तो v बाई टी स्क्वायर को हम लोग a रूट s से हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को a का डायमेंशन फाइंड करना है। तो चलिए a का डायमेंशन फाइंड करना है हम लोग को, तो हम लोग v बाई टी स्क्वायर रूट अंडर s लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ नहीं, नॉर्मल सॉल्व करना है। वेलोसिटी का क्या होता है
वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार से टाइम का भी होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एस जो है ये इसका होता है रूट अंडर मीटर, ठीक है। चलिए, तो हम वो इस मीटर से इस मीटर को कट करेंगे तो यहाँ पर एक मतलब रूट आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कट समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। चलिए, मैं ये जो पर सेकंड जो है ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर मीटर बाई सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये रूट अंडर एम जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम मतलब जो होता है यहाँ पे मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, एल का पावर 1/2, और एस को क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो ऊपर जाएगा तो 3 की हो जाएगा, और एम को यहाँ पर स्टैंडर्ड 0 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये इसे हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे आप लोग, और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो इसे हम लोग केवल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल के पावर 1/2 और टी के पावर -3, ये दोनों जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ए का जो डायमेंशन है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग बी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। देखिए, तो हम लोग बी का इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे केस 2 में बी का ले लेते हैं। बी का डायमेंशन जो होगा वो v/t² के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए बी का भी फाइंड कर लेते हैं। भी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे, ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मीटर का जो होगा वो हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे है तो इसको टी क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन बी का। इसे चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल के पावर 1, टी के पावर -3 और एम के पावर 0। यहाँ पे मास नहीं है तो 0। तो ये हो गया आपका ए का डायमेंशन और ये हो गया बी का डायमेंशन। तो इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, नॉर्मली फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसे नोट डाउन कीजिए लोग। और उसके बाद में कुछ आप लोगों को हम यूनिट कन्वर्सन का सवाल करा देते हैं 1-2। उसके बाद में अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे जो कि है हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर और एरर इन मेजरमेंट्स, ठीक है। ये दो टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे राइट डाउन कीजिए लोग। देखिए फ्रेंड्स, तो एक हम लोग का यूनिट एंड कन्वर्सन का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग जो पिछले क्लास में हम लोग जो यूनिट एंड कन्वर्सन का जो उतना सारे क्वेश्चन जो किए थे, और यूनिट एंड कन्वर्सन को मैं एक अलग ही तरीके से मैं आप लोगों को बताया था, जो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा यूनिट एंड कन्वर्सन से तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार ट्राई कीजिए लोग आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि क्या है। कन्वर्ट 1 न्यूटन जो कि SI यूनिट है फोर्स का इनटू डाइन यानी CGS यूनिट में। मतलब क्लियर सी बात है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट करके बताना है, सिंपल सी बात है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। न्यूटन जो है ये SI यूनिट है और डाइन जो है ये CGS यूनिट है, दोनों ही फोर्स का यूनिट है, ठीक है। चलिए तो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन का जो होता है फोर्स का, ये जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग F = m में भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मास m a जो है ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मास को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे मास को केजी में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा यूनिट में केजी होता है, ठीक है। तो ये फोर्स का जो ये यूनिट होता है ये होता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। तो इस ये जितना भी यहाँ पे ऐसा यूनिट है, मास का यूनिट किलोग्राम जो होता है ऐसा यूनिट होता है, लेंथ का जो होता है ये मीटर होता है, और सेकंड जो होता है तीनों फॉर्मेट में एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में, तीनों फॉर्मेट में टाइम का यूनिट जो होता है सेकंड ही होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर किलोग्राम पर ग्राम लाना पड़ेगा, और यहाँ पर मीटर के जगह पर सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। तो हम लोग का ये सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, जैसे कि हम लोग प्रीफिक्स हम लोग लिखवाए थे कि 1 किलो में 10 के पावर 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलो में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ग्राम, ठीक है। और मीटर को यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये सेकेंड स्क्वायर जो है उसको नीचे ला देते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स का जो है 10 के पावर 3 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो ये ग्राम जो है यहाँ पे, ये तो मास का यूनिट हम लोगों को मिल गया। सीजीएस में जो होता है सीजीएस में जो होता है ये लेंथ का सेंटीमीटर, ये मास का होता है, और ये होता है टाइम का, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सी दिमाग लगाएंगे हम लोग, ग्राम, सेंटीमीटर ऊपर भी लिख देंगे और सेंटी नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम सेंटी को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को ये ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, 10 के पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही तो हम लोग का चाहिए था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेंटी में कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बताया था 1 सेंटी में होता है 10 के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 के पावर -2 लिख सकते हैं 1 सेंटी की जगह पर। अब देखिए क्या होगा, ये 10 के पावर जो -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया ये हमारा, यहाँ पर सीजीएस में हो गया कि नहीं, मास का यूनिट जो है ग्राम में हो गया, और लेंथ का सेंटीमीटर में हो गया, और टाइम का सेकेंड में हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसी को हम लोग डाइन नाम देते हैं, डाइन, DYNA। और जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन नाम देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन नाम देते हैं। तो 1 यूनिट में 10 के पावर 5 डाइन आता है। यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो एक और है यूनिट एंड कन्वर्सन का क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे कि मैं पिछली बार बताया था कि जो डाइन जो होता है ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। जिस प्रकार फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ओके। और ये जो यंग मॉडुलस जो है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में क्या होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर केवल यूनिट कन्वर्सन पर फोकस करना है, जो कि ये है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सीजीएस यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मीटर को नीचे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सीजीएस में आखिर हम लोगों को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को करना होगा वो मास को हम लोग ग्राम में कर देंगे,
टाइम को सेकंड में और मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे, बस यही करना है। तो चलिए हम करते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए किलो को हम लोग क्या कर सकते हैं, किलो को 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर को मीटर लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ग्राम है तो ये ग्राम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 19 × 10⁻13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अच्छा सोचिए लोग कि यहाँ पे हम लोग को केजी को हम लोग ग्राम में बदल दिए लोग, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, उसके बाद में बस हम लोग का काम हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेंटी कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सेंटी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो केवल सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और सेंटी देते हैं, एक और सेंटी और इंटू एक और सेंटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 × 10⁻13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, और इस सेंटी का मतलब 10⁻⁻², ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10⁻13 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अब 9 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि डाइन हम लोग किसे कहते हैं, जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कर देंगे, तो हो तो गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यही आंसर हो गया। मतलब कि इसको हम लोग अगर CGS में चेंज करेंगे तो हम लोग को इतना आ जाएगा। एक बार यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, 90 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए राइट डाउन कीजिए लोग। अब इसके आगे क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन में, डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला का जो यूज जो होता है, जो यूनिट कन्वर्सन होता है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, और यहाँ पे हम लोग उसका क्वेश्चन भी कर लिए लोग, ठीक है। अब हम लोग उसका लिमिटेशन क्या है ये जानेंगे, तब तक इसे राइट डाउन कीजिए लोग। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोर्ड पर देख सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए डायमेंशन फार्मूला का तो हम लोग उतना सारा यूज देखे लोग, उसका क्या बेनिफिट है और उसका क्या उसका यूज है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, यूनिट कन्वर्सन में उसका यूज है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसका लिमिटेशन भी देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है इसका डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो देखिए मैं इसे नॉलेज के लिए सिर्फ बता देता हूँ, वैसे तो मालूम होना चाहिए कि इसका लिमिटेशन क्या है, और मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये डायमेंशनल जो होता है ना, डायमेंशन का जो लिमिटेशन ये होता है कि ये वेक्टर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो वेक्टर है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा तो फ्रेंड्स आवाज़ आ रही थी, एक्स्ट्रा नॉइस आ रही थी, इसलिए मैं चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो इसका लिमिटेशन क्या है। तो इसका लिमिटेशन ये है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग ये नहीं बता सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला से या डायमेंशन एनालिसिस करके कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर और स्केलर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे,
वेक्टर और स्केलर का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वेक्टर का मतलब वो होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर है, ठीक है। और उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा तो बोलेंगे हम लोग कि वो स्केलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉरी फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो होता है वो नॉन स्केलर क्वांटिटी होता है। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड में मैं बताता हूँ कि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है और स्पीड जो होता है ये स्केलर होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये फोर्स हो गया, ठीक है, F = m है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन फार्मूला लिख कर हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये वेक्टर है या फिर ये स्केलर है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं कि S = ut + ½ AT², ठीक है। तो हम बोले थे कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशन नहीं होता है, मतलब उसका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग इस फार्मूला को इस प्रकार से भी लिख देते हैं ut + AT², ठीक है। तो डायमेंशनली यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। लेकिन रियल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ये इसको करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वेक्टर और नॉन वेक्टर है यह भी पता नहीं चल सकता है और नहीं न्यूमेरिकली हम लोग करेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और तीसरा ये होता है ये कि जैसे कि कोई इक्वेशन लिख दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई a + b c + d इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई लगा दिए लोग, जैसे कि a cos θ + b स्क्वायर x = c sin θ + d tan θ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, और यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एक्सप्रेशन है ये इसका डायमेंशन 0 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यह भी सही है, यह भी सही है। तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज है, ये लिमिटेशन है कि ये जगहों पर ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली वैल्यू राइट है या रॉन्ग है ये नहीं फाइंड करेगा, नहीं बता पाएगा। और कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है यह भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका लिमिटेशन, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका जो होता है मैं राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख सकें और उसे रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो यह है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए लोग, जो कि मैं समझा दिया हूँ।